नमस्कार सभी को। मैं रामचंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। अपन बात कर रहे थे आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, और आज अपन करने वाले हैं 9 दिसंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन। देखते हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 137 की पावर 0.42 एंड बराबर एक्स है और 137 की पावर 0.62 बराबर वाई है। एक इक्वेशन दे रखी है और पूछ रहा है कि जेड का निकटतम मान क्या होगा। तो जो इक्वेशन है ना, एक्स की पावर जेड बराबर वाई का स्क्वायर, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दे, यहाँ से उठा के रख दो। 137 की पावर 0.42 की होल पावर जेड बराबर 137 की पावर 0.62 की होल पावर 2। ठीक है, यहां से एक्स की वैल्यू उठा ली, यहां से वाई की वैल्यू उठा ली, इस इक्वेशन में रख दी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब अपन इसको करेंगे 137 की पावर होल पावर को गुणा कर देंगे कि गुणा में जेड बराबर 137 की पावर 0.62 गुणा में 2। दोनों का बेस यानी बराबर है, बेस बराबर, दोनों का आधार बराबर है। 137 की पावर है, यहाँ भी 137 की पावर है, बेस बराबर है। जो इनकी, तो क्या करेंगे अपन, इनकी घातों को बराबर कर देंगे। अगर बेस सेम है तो इनकी घातों को सेम कर देंगे, ये बराबर ये कर देंगे। 0.42 गुणा में जेड बराबर 0.62 गुणा में 2। देखो, यहाँ दशमलव हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 गया। ठीक है, यहाँ 2 से काट दो 21, यहाँ 2 से काट दो 31। ठीक है, तो जेड बराबर 21 गुणा जेड बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 31 को 2 से गुणा करेंगे 62। ठीक है, 21 को इधर 62 के नीचे ले जाएंगे, भाग दे देंगे 62/21। ठीक है, अब देखो, या तो इसको यहां तक रख लो, क्यों, अगर ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में इसको आगे सोल्व कर रखा है, तो अपन इसको आगे भी सोल्व करेंगे। 21 दूना 42, कितना बच गया, 62 में 42 गए तो 20, 20 बच गए। दशमलव लगा लो, 0 200 कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार के 9 9 दूनी 18, 189, 2.9 आ रहा है क्या कहीं आसपास, 2.9 ऑप्शन नंबर 2। अगर यहाँ भी 9 पॉइंट कुछ दे रखा तो अपन एक स्टेप आगे की ओर सोल्व कर लेते, भाग दे देते एक बारी और। लेकिन अपने को यहाँ से ही उत्तर मिल गया, तो अपन आगे जाएंगे नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखो नेक्स्ट, एक आयताकार शीट है, उसको 1.5 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से छापने की लागत ये है 945 रुपये, और आयताकार शीट की लंबाई दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल, आयताकार शीट की लंबाई दे रखी है, तो अपने को क्षेत्रफल नहीं निकालना, चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई, हमसे चौड़ाई पूछ रहा है। आयताकार शीट में बना देता हूँ इस प्रकार से, ये कोई आयताकार शीट है, इसकी लंबाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर है, और जो अपने को ये चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 30 गुणा में चौड़ाई, इसको बी लिखते हैं, ब्रीथ। और इसको पेंट करने की लागत कितनी हो रही है, 1.5 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और टोटल खर्चा आ कितना रहा है, 945। ठीक है, 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 30 गुणा में बी, इसको 3/2 बराबर 945। कट रहा है तो काट दो, ये कितने से कट रहा है, 15 से, 15 को इससे काट दो, 15 छिकी 90। ठीक है, और 15 थी 45, यहाँ बच गया 3, यहाँ 63, 3 से फिर कट रहा है 21, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, 21 सेंटीमीटर। यही अपने से पूछ रहा है, यही अपने से पूछ रहा है, चौड़ाई पूछ रही है। आयत के क्षेत्रफल को, आयताकार शीट के क्षेत्रफल को जो दर से गुणा कर देंगे, तो टोटल अपने पास जो लागत आने वाली है वो आ जाएगी, इसके बराबर अपन ने रख दिया, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल ली। आया समझ में, बढ़े आगे की और। नेक्स्ट, 3 साझेदार है, वो 7:2:5 के अनुपात में व्यवसाय में निवेश करते हैं, और उनको जो पूंजी है वो इस समय के लिए लगाई हुई है। पूछ क्या रहा है, लाभ का अनुपात, तो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट यानी लाभ, वो होता है निवेश गुणा समय।
ये कब लगाते हैं? ये लगाते हैं जब समय अलग अलग दिया हुआ हो। अगर समय समान है तो भी लगेगा तो यही, लेकिन अपन समय पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उसमें सभी साझेदारों या सभी प्रकार के निवेश के लिए समय है वो एक समान रहने वाला है। ठीक है, तो ठीक देखो, पहले साझेदार ने 7x यूनिट लगाई, कितने समय के लिए? 11 महीनों के लिए रेशियो। फिर दूसरे ने 2x, पूछ रहा अनुपात ही है, एक्स लगाओ तो लगाओ, नहीं मत लगाओ। ठीक है, दूसरे ने 2x यूनिट लगाई, कितने दिन के लिए? 7 महीनों के लिए रेशियो। तीसरे ने 5x यूनिट, कितने के लिए? 12 महीनों के लिए। तीनों में से अक्स कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो गया? 11 को 7 से गुणा 77, यहाँ 7 दूनी 14 और यह 12 पंजे 60। तो यही अपने पास प्रॉफिट पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। आया समझ में? बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है भानु है नाव से धारा के प्रतिकूल। माना कि अपन ने मान लिया कि जो नाव की चाल है, एक्स नाव की चाल है, और वाई मान लिया धारा की चाल। ठीक है, ये अपन ने मान लिया। धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है। 790 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में तय कर रहा है, तो धारा के विपरीत कर रहा है तो एक्स। ठीक है, नाव की चाल में से धारा की चाल घटा दो, बराबर 790/30। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, तो दोनों जो स्पीड है, नाव की स्पीड और धारा की स्पीड, उनका योग हो जाएगा धारा की दिशा में, और वो चल रहा है वही 790 12 घंटे में तय कर रहा है। पूछ क्या रहा है? धारा की गति पूछ रहा है, अपने को वाई की वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा दो, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, इसमें घटाएंगे तो ये 2y हो जाएगा बराबर। ठीक है, यहाँ 790 दोनों में कॉमन है ऊपर अंश में, तो 790 कॉमन ले लो, 1/12 माइनस 1/30। ठीक है, 790 गुणा में इसका एलसीएम ले लो, 12 गुणा 30, यहाँ 30, यहाँ ऊपर 12, 30 में से 12 गए तो 18, काटा पीटी कर लो यहीं से, 0 से ये 0 गया। ठीक है, अब 6 दूनी 12, 36 18। ठीक है, 3 से ये 3 बच गया, बचा क्या? यहाँ केवल बचा 79/2, और इधर क्या बच रहा है? 2y। तो 2y बराबर क्या हो गया? 79/2। 2 को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओ, तो y बराबर 79 की बटे 4, 4 का भाग दे दो, तो 4 एकम 4, बच गया कितना? 3। 9 उतार लो, 39, 39 में 4 का भाग देंगे तो 9 चौक 36, बच गया 3, 30, 7 चौक 28, बच गया 2, 20, तो 5 चौक 20। तो जो धारा की चाल आने वाली है अपने पास, धारा की गति स्पीड आने वाली है वो 19.75 किलोमीटर पर हावर आने वाली है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में हर शिफ्ट में रिपीट हो रखे हैं, केवल जो ये डाटा है ना ये चेंज कर रखा है, बाकी कुछ नहीं है, ये लैंग्वेज सेम है, केवल ये नाम चेंज कर रखा है। बढ़े आगे की ओर। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, तीन यादृच्छिक, कोई क्रमागत संख्याएं यादृच्छिक संख्याओं का औसत दे रखा है, ये 42 और ये संख्या, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या दूसरी सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो इससे बड़ी वाली 43, इससे छोटी वाली 41, तो दूसरी ये सबसे छोटी हो गई, ये सबसे छोटी, सबसे छोटी, और ये दूसरी सबसे छोटी, ये वाली। पूछ क्या रहा है? दूसरी सबसे छोटी, तो ये जो एवरेज दे रखा ना यही पूछ रहा है, कुछ नहीं है। अपने को अगर एवरेज का कॉन्सेप्ट पता है तो अपन सीधा टिक मारेंगे और आगे निकल जाएंगे, क्योंकि 3 क्रमागत संख्या दे रखा है। मैं बताता हूँ, देखो दोबारा से, कोई भी 3 क्रमागत संख्या दे दी, 1 2 3। ठीक है, तो इनका एवरेज क्या होने वाला है? एवरेज होने वाला बीच की संख्या। ठीक है, और दूसरी सबसे छोटी संख्या भी यही होने वाली है। बड़े आगे की ओर। नेक्स्ट, 171 कुर्सियां बेची और 71 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, तो प्रॉफिट क्या कहाँ किस पे निकालते हैं? प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे भी लाभ कमा रहा है
तो 171 कुर्सियां बेचने पर लाभ हो रहा है, तो एएसपी माइनस सीपी बराबर 71 कुर्सियां विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, इसको गुणा कर दो अंदर, 171 एसपी माइनस 171 सीपी बराबर 71 एसपी। एसपी को इधर ले जाओ, 171 में से तो 71 गए तो 100 एसपी बराबर 171 सीपी। सीपी बटा एसपी कर लो, सीपी बटे एसपी कर लो। कॉस्ट प्राइस, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस है और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य। तो यहां से कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 100, यहां से सेलिंग प्राइस कितना 171। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 71 का। कैसे 71, 171 है वो 100 से 71 ज्यादा है। या तो अपन सीधा ही देखते हैं, अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 100 रखी है तो जितनी ज्यादा होती है वही उसका प्रॉफिट परसेंटेज होता है 71%। और अपने को वैसे नहीं आता है, तो 100 से 71 ज्यादा बट्टा 100 गुणा 100, 100 से 100 काट दो तो परसेंटेज कितना आ गया प्रॉफिट में 71%। ठीक है, बड़े आगे की और नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 184 किलोमीटर की दूरी तय करने में 84 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 92 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, और 204 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 102 किलोमीटर की गति से यात्रा करती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी की औसत गति पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड यानी औसत गति कैसे निकालेंगे। औसत गति बराबर चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल टाइम कुल समय। कुल दूरी कितनी हो गई 184 यहां चल गया और 204 ये चल गया नीचे। समय कैसे निकालेंगे, 184 में भाग दे दो आप किसका 92 का, और फिर 204 में भाग दे दो आप किसका 102 का। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, 4 4 8 और 8 और 2 और 1 3। नीचे क्या 184 में 92 का 92 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है 2 बार, और 204 में 102 का भाग देंगे कितनी बार जा रहा है 2 बार। तो समय कितना लग गया टोटल 4 घंटे। 4 का भाग दे दो, 9 चौक 36, कितना बच गया 28, तो 7 चौक 28। तो औसत गति आने वाली है, एवरेज स्पीड आने वाली है वो 97 किलोमीटर प्रति घंटा। कहां पर है 97, एक ऑप्शन नंबर 1। बड़े आगे की और नेक्स्ट, 7 संख्याओं का औसत दे रखा है 45, प्रत्येक संख्या में 4 घटा रहा है, तो एवरेज में से भी आप 4 घटा दो तो नया एवरेज आ गया, वो आ गया 41। ठीक है, नेक्स्ट, ए विक्रेता 25% की हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है। देखो, माना कि कोई विक्रेता है जो 100 रुपए में 1000 ग्राम लेके आ जाता है, 1000 ग्राम गेहूं लेके आ जाता है। अब क्या बोल रहा है कि वो 25% हानि पर बेचने का दावा करता है। कि क्या करता है, मतलब 75 RS 75 RS में इस 1000 ग्राम सेल कर रहा है। ये तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, इस पे खरीद के ले आया और इस पे बेचने का दावा करता है। लेकिन करता क्या है, लेकिन वह उन बाटों का उपयोग करके धोखा करता है जिनका वजन उन पर अंकित वजन से 35% कम है। मतलब अपने को 35% कम देता है, 1000 ग्राम की का 35% कम, मतलब दे कितना रहा है केवल 65%। तो इसका 65% कितना हो गया 650 ग्राम ही दे रहा है अपने को 75 RS में। अब प्रॉफिट निकालेंगे किस पे, प्रॉफिट होता है रुपयों पे। तो इस क्वांटिटी को अपन बराबर कर देते हैं, बराबर करने के लिए इसको 100 से गुणा कर दो, कितनी हो गई 65,000, इसको 65 से गुणा कर दो तो ये हो गई 65,000। इसको बराबर कर देंगे और निकालेंगे वो जो अपना प्रॉफिट आएगा वो आएगा रुपयों पे। यहाँ कितने से गुणा कराया था 100 से, यहाँ 65 से। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 65 गुणा में 100, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 100 गुणा में 75। इस पे ही अपने को प्रॉफिट निकालना है, ये कॉस्ट प्राइस है ये सेलिंग प्राइस है। जो प्रॉफिट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100। प्रॉफिट निकालेंगे वो निकालेंगे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पे, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। इस क्वांटिटी को बराबर करेंगे तो जो अपना कॉस्ट प्राइस आएगा वो रुपयों पे आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ करो, 100 से 100 कट गए, 5 से भी काट दो, 5 से ये 13 बार, 5 से ये 15 बार। प्रॉफिट कितने का होगा? 2 का, कितने पे? 13 पे, गुणा 100, तो 200/13। कर दो काटा पीटी कर दो, आगे इसका भाग दे दो, 13 एकम 13, कितने बच गए? 7, 70, 13 पंजे 65, 5 बच गए, तो 13 चौको 52, लगभग 15.4% के आसपास अपने पास प्रॉफिट आ गया। तो 15.4% के आसपास ऑप्शन नंबर 3 ही है, ये वाला अप्रोक्स वैल्यू। बड़े आगे की और आया समझ में? ये बेसिक मेथड है इसका, देख लो एक बार, आराम से देख लो इसको। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अपने को बिंदु वो दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, उसको अपने को सामान्य भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। मैंने बताया था कि बार, जिन संख्याओं पे बार आता है जी, है ना, उनको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। यहाँ दे रखा है 43, 0.0433 के ऊपर बार दे रखा है, ठीक है, +2, तो 2 को ऐसा का ऐसा रख लो प्लस। यहाँ क्या करेंगे अपन, टोटल संख्या लिख लो 43 दिए दशमलव के बाद, इसमें से जिस संख्या पे बार नहीं है उसको घटा दो, भाग में जिस कितनी संख्याओं पे बार है, एक संख्या पे बार है तो एक बारी 9 लिख दो। कितनी संख्या, दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, 2 संख्याओं पे बार नहीं है तो 2 बारी 0 लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट 2 प्लस 43 में से 4 गए तो 39 डिवाइड बाई 900, मतलब 900, 3 से कट रहा है ना, 3 से कट रहा है, ये 13 बार, ये 300 बार, कितना आ गया? 2 + 13/300, यही आना है। वो ऑप्शन में आ रहा है क्या? 2 सही, 2 13/300, 300, 300 कहाँ पे है? 13/300 कहीं नहीं है, सभी में ऑप्शन इक्वल है, किसी एक को कर लो आप, 2 सही 13/300, इसको कर लो। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 2 + 13/300 को 13, 2 सही 13/300, ये दोनों सेम है, ये लिखने का तरीका अलग अलग है, दोनों सेम है। ठीक है, बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले पानी से भरे बेलन में रखा जाता है। गोले को पूरी तरह से पानी में डुबो दिया जाए तो बेलन में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा? देखो एक इसको समझो पहले, ये बेलन है, ये कुछ पानी से भरा हुआ है, इतना पानी है इसमें, मान लो इतना पानी भरा हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें गोला लाके पटक दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है कि इसमें कोई गोला लाके पटक दिया, ये कोई गोला रख दिया इसमें, तो पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ओके, पानी ऊपर आ गया तो जो पानी का स्तर बढ़ा वो भी एक प्रकार से किसके आधार पर बढ़ा? बेलन का एक आकार का ही बढ़ा, क्योंकि बेलन में पानी है और गोला रख के रख दिया तो पानी का स्तर ऊपर हो गया। तो जो आकार बढ़ा वो किस प्रकार से बढ़ा? बेलन के आकार में ही बढ़ा। अपने को यही पूछ रहा है कि जो पानी का स्तर बढ़ा वो कितना बढ़ा। ठीक है, देखो पहले बेलन था, उसमें कुछ पानी भरा हुआ था, इसमें गोला रख दिया तो जो पानी का स्तर कुछ बढ़ गया, इस प्रकार से हो गया। तो पानी का स्तर कितना बढ़ा यही अपने से पूछ रहा है। तो गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। कितना है गोले का? रेडियस कितनी है गोले की? त्रिज्या 3, 3 का क्यूब। ठीक है, बराबर, मैं कर लेता हूं इसको, ये वाला बराबर, बेलन के जो ये है ना, ये बेलन ही है एक प्रकार से, बेलन के अंदर ही आयतन, पानी का आयतन बढ़ रहा है तो पानी के आयतन के बराबर, बेलन के आयतन के बराबर कर देंगे। बेलन का आयतन पाई r², r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर गुणा में h, यही अपने से पूछ रहा है। पाई से पाई काट दो तो 4/3 गुणा में 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब हो गया 27, बराबर 12 का स्क्वायर, 12 गुणा 12 लिख लो, इंटू हाइट, ये अपने को निकालनी है। कर दो काटा पेटी कर दो, 4 से ये 3 गया, 3 बार गया, 3 से ये 9 बार गया। ठीक है,
3 से ये 3 बार गया, 3 से ये 4 बार गया, तो इधर बच गया 1, इधर बच गया 4, तो 4 को नीचे ले आओ बराबर h। यही पूछ रहा है कि जो इसका हाइट है, पानी का जल स्तर है वो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1/4। ऑप्शन नंबर 1 आया समझ में। मैंने ये आपको डायग्राम बना के भी समझाया कि इस पर ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेम, फिर से इसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। कुछ नहीं करना, इसमें x और y की वैल्यू रखनी है। तो 26 की पावर 0.89 गुणा में z बराबर 26 की पावर 0.31 गुणा में 2। दोनों का आधार समान है, बेस सेम है, तो जो इनकी घात है इनको बराबर कर देंगे। 0.89 दशमलव हटाएंगे तो भाग में 2 जीरो गुणा जेड, यहाँ से हटाएंगे तो भाग में 2 जीरो गुणा 2, 2 से 2 बार 0 से 2 बार 0 गई। ठीक है, आगे कट नहीं रहा, आगे नहीं कट रहा, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी 31 दूना 62/89। ठीक है, अब देखो भाग देंगे तो एक से भी छोटी वैल्यू आ रही है, पूरी पूरी बार भाग नहीं जा रहा, पूरी बार नहीं जा रहा, तो एक से भी छोटी वैल्यू आ रही है। ऑप्शन से देखो ये आ सकती है, आ सकती है बिल्कुल, ये आ सकती है नहीं, ये माइनस में क्यों आएगी, ये भी नहीं आ सकती, 2 बार जा नहीं रहा, तो लगभग ये वाला ऑप्शन आ जाएगा अपने पास 0.7। ऑप्शन से कर दिया अपने को, भाग आगे भाग देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, x² + y² पूछ रहा है। ठीक है, कर दो, इसका स्क्वायर करो x², दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे अपन। इसका करेंगे तो 9 प्लस 6 का करो 6 प्लस 3 दूनी 6√6, इसका करो 9 प्लस 6 माइनस 6√6। ठीक है, 6√6 से 6 रूट गया, चलो 9 और 6 15 प्लस 15 30। ऑप्शन नंबर 2। या ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a² + b²। अपने को ये निकालना है, तो ये दोनों जोड़ के इनका स्क्वायर करके इनमें 2 का भाग दे देंगे नीचे लाके, तो ये आ जाएगा। ये एलजेब्रिक इक्वेशन है, मैंने इस तरीके से बता दिया, आपको सीधा कर दिया। जब एलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला बनता है। अभी कुछ नहीं करना, अभी स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जो 33, 6, 8 और 16 से विभाज्य हो। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों में या तो देख लो कोई भी एक संख्या उठा लो और सभी में भाग दे के देख लो, पूरी पूरी बार जाना चाहिए। 6 उठाएंगे, 6 में क्या आता है, 6 उठा लो, 6 में क्या आता है 3 गुणा में 2। तो जो ऑप्शन है वो या तो 2 से कट रहे हो या 3 से कट रहे हो, देख लो 2 से सभी कट रहे हैं, तो 3 से कौन कौन कट रहा है। 3 से कटने के लिए डिजिट का सम कर लो, 3 से भाग जाना चाहिए, जो डिजिट का सम है। 5 और 2 10 नहीं जा रहा, 5 नहीं जा रहा, 5 और 2 7 नहीं जा रहा, 8 और 5 13, 2 14। इसका मतलब ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। 8 2 10 और 5 15 इसमें जा रहा है, 8 और 5 13 और 2 15, हाँ इसमें जा रहा है, ऑप्शन में कोई मिस्टेक नहीं। ये मेरे जो डिजिट का सम है उस सम करने में मिस्टेक हो गई। और इसको बेसिक से कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। सबसे बड़ी संख्या उठा लो 33, 33 को 3 गुणा 11 लिख सकते हैं। ठीक है, ये उठा ली अपन ने। फिर आ गई 6, 6 में 3 आ गया, 2 को गुणा कर दो। फिर आ गया 8, 8 के लिए 2 आ गया, 4 से गुणा कर दो। फिर आ गया 16, 16 के लिए 4 दूनी 8 आ गया, 2 से और गुणा कर दो। ठीक है, तो 11 तिया 33 गुणा ही करना है अपने को, मल्टीप्लाई करना है। 11 तिया 33, 33 दूना 66 इंटू 8, 66 गुणा 8, 8 सिंग 48 हासिल 4, 8 सिंग 48 4 52, 528। तो इससे बढ़िया अपने को ऑप्शन से देख लो सीधा, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए आराम से। आया समझ में, बढ़े आगे की और। नेक्स्ट 124 का स्क्वायर ज्ञात करना है अपने को। कैसे करेंगे, बेस वैल्यू ले लेंगे अपन 100, 100 से कितना ज्यादा है 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो इसमें डिजिट 2 ही लिखेंगे, 2 डिजिट लिखने वाले हैं, 5 को कैरी कर लो आप। ठीक है, इसमें 24 और ऐड कर दो, 124 है, लास्ट में बेस ले लेंगे अपन, इसका बेस लेने वाले हैं 100।
इस किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो इसके 3 या 4 मेथड होते हैं। कैसे? एक तो अपना डायरेक्ट कर लो, 124 को 124 से गुणा कर लो, ठीक है, या इस प्रकार से कर लो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। 124 है, इसका बेस ले लेंगे अपन 100, तो 100 से ये जो संख्या है वो कितनी ज्यादा है? ये ज्यादा है 100 से 24, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 76 में 2 डिजिट ले लो, 5 कैरी कर लो, 76 रख लो। अभी 124 में कितना ज्यादा था? 24 ज्यादा था, 24 और ऐड कर दो, 24 और ऐड कर दो, कितना हो गया? 124 में 24 ऐड करेंगे तो 148, 148 में अपन 5 ऐड कर देंगे तो 153। एक 153 छिहत्तर है क्या कहीं? ये वाला ऑप्शन नंबर 4। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। इसका एक तरीका और है, एल्जेब्रिक मेथड, बीज गणितीय विधि। वो कैसे करेंगे? वो अलग तरीका है, मैं अभी बताऊंगा आपको, जब वर्ग कैसे निकाले पढ़ाऊंगा। एक धनराशि को 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 3 वर्ष के बाद 3120 प्राप्त हो जाता है। तो उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पूछ रहा है। देखो ब्याज क्या हो रहा है? 20% है। साधारण ब्याज हर साल के लिए समान रूप से बढ़ेगा। एक साल में 20%, तो 3 साल में कितना? गुणा 3 कर दो तो 60%। अमाउंट कितना था? अपने आप 100% था, तो टोटल राशि कितनी होगी? 160%। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 3120। करना क्या है अपने को? निकालना क्या है? केवल साधारण ब्याज कितना? 1 वर्ष का। 1 वर्ष का मतलब 20% की वैल्यू। 20% की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 8 का भाग दे दो, तो 20%, 8 का भाग 8 या 24, ठीक है। 7 बच गए, 9 72, 390, ये अपने को निकालना है। 390 ऑप्शन नंबर 2। बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट, सेल के दौरान राघव ने 20% की छूट पर 35 की कीमत वाली एक पेन नोटबुक खरीदी और 79% की छूट पर 100 रुपए की कीमत वाला एक पेन खरीदा। तो कितनी बचत हुई? कैसे करेंगे? 35 का 20% बचत हुई, तो 35 का 1/5 प्लस 100 का 79%, 79/100 कर दो। 7 प्लस 100 से 100 कट गया, 79, कितना हो गया? 86। कहाँ आ रहा है? ये रहा ऑप्शन नंबर 1। जितनी छूट मिली वही उसकी बचत हो गई। यामिनी और जरीन ने मिलकर एक व्यवसाय में 37,200 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5,000 के कुल लाभ में से यामिनी का हिस्सा कितना है? 1,300। टोटल प्रॉफिट कितना है? 5,000 का। उसमें जो यामिनी है, वाई से डिनोट कर लेते हैं, इसका हिस्सा 1,300 है। तो जरीन हो गया, उसका हिस्सा 5,000 में से 1,300 गए तो कितना? 3,700, ठीक है। ये उनका लाभ का हिस्सा है। और जो समय है वो समान रहने वाला है। एक वर्ष के लिए बोल रहा है कि वर्ष के अंत में 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, बच गया क्या? 13:37, ठीक है। तो जो लाभ है, समय समान है, लाभ आ रहा है 13:37 में, तो जो निवेश होगा वो भी इसी अनुपात में होने वाला है। पूछ क्या रहा है? जरीन ने कितना निवेश किया, कितना करा? 37। टोटल कितना? 50 पे गुणा, टोटल क्या था? 37,200। कर देते हैं काटा पेटी, 0 से 0 गया, ठीक है। 5 से काट दो तो 7 पंजे 35, बच गया 22, तो 5 चौक 20, बच गया 20, 5 चौक 20। इसको अपन को इससे गुणा करना। देखो लास्ट यूनिट डिजिट उठा लो, 7 चौक 8, 7 चौक 28। यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है? ऑप्शन में 8 रहने वाला है। 8 कहाँ पे है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर केवल एक ही है अपने पास। और अगर ऐसे 2 ऑप्शन हो जाए तो इसको अपन गुणा कर लेंगे, 37 को 744 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। बड़े आगे की ओर। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 228 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए यही स्पीड से चलती है और 372 की दूरी करने के लिए इसी स्पीड से चलती है। तो औसत गति पूछ रहा है। अभी अपने ने इस प्रकार का पीछे क्वेश्चन किया है, केवल डाटा चेंज कर दिया। कुल दूरी को औसत गति एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तय की गई कुल दूरी कितनी है? 228 प्लस 372 बट्टे समय, टोटल समय कैसे निकालेंगे? इसमें इसका भाग दे दो, 228 में दूरी में आप स्पीड का भाग दोगे तो समय आ जाएगा, प्लस फिर आगे 372 में आप किसका भाग दोगे? 93 का भाग दोगे तो यहाँ समय आ जाएगा। जोड़ लो, 8 और 2 10 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, 600। नीचे की ये कितने बार गया? ये गया 2 बार,
ये कितनी बार गया, 9 9 चौक 36, ये 4 बार, तो 4 2 6, 600 में 6 का भाग दोगे तो स्पीड आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। है क्या कहीं, ऑप्शन नंबर 4 है। आ गया, बड़े आगे की ओर। नेक्स्ट, एक शंक्वाकार तंबू का आयतन 9240 मीटर क्यूब है और इसके आधार की चौड़ाई है 3686 किलोमीटर स्क्वायर। कैनवास की चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर, तो तंबू बनाने के लिए उपयोग किए गए कैनवास की लंबाई देखो। कैनवास अपन जो शंक्वाकार तंबू है वो बनाएंगे किससे, कैनवास से। कैनवास अपन किस हिसाब से लाए होंगे, आयताकार हिसाब से। ठीक है, अब कैनवास की चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर, इसकी अपने को लंबाई निकालनी है। ठीक है, और जो कैनवास है, वो तंबू है, वो जिसका आयतन दे रखा है अपने को ये वाला 9240। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इसको जो इसका क्षेत्रफल है कैनवास का, लंबाई गुणा 3, इसको कैनवास के मतलब तंबू के, शंक्वाकार तंबू के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर कर दो, πr_l। तो कैनवास का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, शंक्वाकार तंबू कैसा है, शंक्वाकार है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² h। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है 9240। ठीक है, और आधार का व्यास, शंकु कैसा होता है, शंकु इस प्रकार से होता है। आधार किस प्रकार का होता है, सर्कल के आधार, सर्कल के प्रकार का। इसका आधार हो गया एक प्रकार का सर्कल हो गया, आधार मतलब वर्त हो गया। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल πr²। पाई की वैल्यू क्या रहेगी, पाई 22/7 गुणा r², बराबर कितना है 1386। काटा पीटी कर देते हैं इसमें, इसको 2 से काटो तो ये 11 बार, 2 से काट दो, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 11 से फिर काट दो 66 और 33। r² बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुणा में 7 गुणा 7 को उधर ले जाओ, तो जो रेडियस आ गई वो कितनी आ गई 9 से क्या आएगा 3 और 7 आ गया 21। तो इसकी त्रिज्या आ गई, वो आ गई 21, इसकी त्रिज्या ये आ गई 21। ठीक है, इसमें 21 रख देंगे इस वाले में, तो 1/3 गुणा में 22/7, आर की जगह 21 रखेंगे, 21 गुणा में 21 गुणा हाइट बराबर 9240। काटा पीटी कर दो, 7 या 21 को 21 से काट दो। ठीक है, आगे 7 से काट दो तो ये 3 बार, 7 से काटेंगे 7 एकम 7 बच गए 22, 7 या 21, 7 दूनी 14, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 22 से कट रहा है 20 बार। तो हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई अपने 20, अपने पास एच आ गई 20। तो स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी, ये भाई यहाँ 90 एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, 20 21 29, पाइथागोरस प्रमेय से 29 अपन स्लांट हाइट मतलब एल ले लेंगे, यहाँ से स्लांट हाइट ले लेंगे। ये स्लांट हाइट है, ये तो कैनवास है ना, कैनवास की लंबाई है, और ये शंक्वाकार तंबू का स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, इसको 2 कर लो, तो यहाँ रख लो L1 अपने को निकाल लिए, गुणा 3 बराबर पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी थी 21 गुणा में इसकी स्लांट हाइट कितनी है, कितनी है 29। ठीक है, 7 से 3 बार, 3 से 3 बार, तो L कितना आया, L आ गया 22 गुणा में 29। अब देखो, देखो उससे देख लो, किससे, यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक से, 9 दूनी 18, 8 किस में आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, 2 में आ रहा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, या तो 22 का 11 का गुणा देख लो, क्यों इसमें 11 आ रहा है, अपने लंबाई में 11 आ रहा है, तो 11 का गुणा देख लो, 11 किससे कट रहा है, 8 5 13 6, ये नहीं कट रहा, 8 से 14, 14 में से 3 गए तो 11 ये कट रहा है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम अपने को पता होना चाहिए, तो अपन 11 से जा सकते हैं, नहीं इसको गुणा कर लो, 29 दूना 58, 58 का 8 हासिल 5, 29 दूना 58 और 5 63, 638 मीटर। ठीक है, आया समझ में, देख लो एक बार आप इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा। सही, शायद आपने को आगे किसी भी शिफ्ट में या किसी अगले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बढ़िया, आगे की ओर चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट, वैशाली और वाक्या 35:8 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करती हैं। कुल लाभ 3655 है। वैशाली और वाक्या द्वारा अर्जित लाभ के बीच का अंतर, तो जितना निवेश किया समय समान है, दे रखा है यहाँ, समय का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो जिस अनुपात में निवेश करेंगे उसी अनुपात में इनका लाभ होने वाला है। तो लाभ भी किस अनुपात में होगा? 35:8 के अनुपात में। पूछ रहा है इनका डिफरेंस कितना है? 27 का। टोटल कितना है? 43, 43, 3655 रुपए। कर लो, काटा पीटी कर लो। इसको भाग करेंगे तो ये लगभग 8 बार जाएगा। इसको करो, इसको इसमें भाग करो 8, तो 8 या 24, हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34। कितना बच गया? 1 और 2 और 5। ये कितनी बारी? 5 बार चल गया। कितना बचा? 27 गुणा 85 करना है। तो लास्ट में क्या आने वाला है? 5, सभी के 5 आ रहा है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अपने को इसमें कुछ नहीं करना, अपने को केवल गुणा करके ही देखना है। क्यों? सभी में 5, यूनिट डिजिट में 5 दे रखा है, यहाँ भी 5 आ रहा है। कैसे गुणा करेंगे? कैसे करेंगे? इसमें देखो 9 है, 27 में 9 आ रहा है ना, तो 9 से देख लो। अपने को उत्तर लाना है किसी ऐसी, कुछ भी सोचो आप। इसमें 17 है तो 17 से कौन सी संख्या कट रही है? 17 5 85 होता है ना। इसमें 3 है, 9 है, तो कौन सी संख्या 3 या 9 से कट रही है? तो ये संख्या 9 से कट रही है, ये कट रही है। ये वाली नहीं कट रही। 5 2 7 1 8, ये वाली कट रही है 9 से। 5, ये 9 छोड़ दो, 5 और 3 8 और 2 10, ये भी नहीं कट रही। ये वाली कट रही है, 5 4 9, ये भी नहीं कट रही। तो ऑप्शन एक ही बचा अपने को, 9 से कट रहा है। ठीक है, अगर 5 आ रहा है तो 9 से देख लो। 27 में 9 आता है या 85 में 17 आता है? किसी एक संख्या से भाग दे के देख लो। अगर अपने को गुणा टफ लग रहा है तो किसी संख्या से भाग दे के देख लेते हैं। ठीक है, गुणा करके देखो। 5 छोड़ो, मैं कैसे गुणा करता हूँ? 85 है, 5 छोड़ दो, 80 मान लो, तो 80 का 0, 8 7 56, 5 हासिल 5 बच गई। 8 दूनी 16 और 5 21। अब क्या बच गया? 5 से गुणा कर दो। 27 को 5 135, तो 5 9 2 2 2295। ठीक है, पहले 80 से गुणा कर लो, 5 से बाद में गुणा करके जोड़ दो। नेक्स्ट, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 60 है, तो एक वर्ष में 30 रुपए, फिर अगले वर्ष में 30 रुपए। और जो चक्रवर्ती ब्याज है, सेम वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज 62 है। ठीक है, तो ब्याज, चक्रवर्ती की ब्याज क्या बोलता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है। 2 वर्ष में ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज भी पहले वर्ष के लिए 30 रहने वाला है, दूसरे वर्ष के लिए 30 रहने वाला है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या बोलता है कि इस 30 पे भी कुछ ब्याज मिलने वाला है। वो कितना मिल रहा है? 62, मतलब 2 रुपए। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या हो गई? 2, किस पे? 30 पे, गुणा में 100, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। पूछ क्या रहा है? तो मूलधन ज्ञात करो। मूलधन कैसे निकालेंगे अपन? मूलधन निकालेंगे एक वर्ष, किसी या तो 1 वर्ष का ब्याज ले लो या 2 वर्ष का ब्याज ले लो। ठीक है, या मान लो अपने पास मूलधन क्या था? एक्स था, उस पर कुछ वो लगा अपने पास, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाओ। 200/30 गुणा में 100। ठीक है, ये मूलधन पे, मूलधन अक्ष पे ये रेट लगेगी तो ही तो 30 आएगा ना। ठीक है, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। एक्स बराबर 30 को उधर ले जाओ तो 30 गुणा 30 900/2, तो 450। ऑप्शन नंबर 2। या कैसे करेंगे? अगर अपने को ये नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये वाला, तो अपन क्या करेंगे? अपन फॉर्मूला लगा लेंगे सीधा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 वर्ष के लिए? कितना है? 30 बराबर मूलधन पी गुणा आर, कितना हो गया? 200/30 गुणा 100 टाइम 1 वर्ष का। ठीक है, काट दो, 100 से 100 काट दो, 30 को इधर ले जाओगे 900, 900 में 2 का भाग दोगे तो 450। दो अलग अलग तरीके हैं। ये कैसे है कि कोई अमाउंट होगा ना, मूलधन होगा ना, उस पर ये ब्याज की दर लगाएंगे तो ही तो 1 साल में ब्याज 30 आने वाला है। उसी हिसाब से किया था मैंने, ये सीधा फॉर्मूले से करके बता दिया। नेक्स्ट, 7 संख्याओं का औसत 57 है, प्रत्येक में 6 की वृद्धि कर रही है, प्रत्येक में 6 की वृद्धि हो रही है, तो एवरेज में भी 6 जोड़ दो आप, तो कितना हो गया? 63। तो नया एवरेज 63, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना अपने को। 5 3 8 1 9, तो ये तो हो गया 1 से 1 घट गया, बच गया कितना? 3/18, ऑप्शन नंबर 4। कितना इजी था।
देखो 5 3 8 1 9, 9/9 एक, एक में से एक गया तो जीरो, जीरो बच गया यहाँ 3/18। नेक्स्ट, एक गांव की जनसंख्या ये थी, कितनी थी? 1,30,000। पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि हुई, 15% की फ्रैक्शन 3/20, मतलब 20 की 3 की 20 पर 3 की वृद्धि, तो 23/20। फिर 30% की वृद्धि हुई, 30% की फ्रैक्शन 3/10, तो 10 पर 3 की वृद्धि, मतलब 13/10 हो गई। ठीक है, करना कुछ नहीं है, काटा पीटी करनी है अपने को। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ये कितना बच गया? 650। ठीक है, अब करना क्या है? कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, गुणा 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहीं भी दो नहीं है, क्योंकि दो आता तो 5 से गुणा होता है, एक जीरो और बढ़ जाता, तो मतलब जीरो रहने वाला है वो केवल एक रहने वाला है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, जीरो रहने वाला है वो केवल एक रहने वाला है। या अगर आपको लग नहीं रहा कि यार कैसे कर दिया, दो है नहीं, आपने सीधा कर दिया कि दो नहीं है, तो एक ही जीरो आने वाला है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, क्या करेंगे? या तो कोई भी संख्या उठाओ, 13 भी आ रहा है तो 13 का भाग दे लो, क्यों? 5 का भाग तो सभी में जा रहा है। ठीक है, 13 का भाग देंगे, ये भी कट रहा है। फिर इसमें देखो ये कट रहा है क्या? 13 से 13 पंजे, 13 एकम 13, कितना बच गया? 5 58, 13 चौको 52, 58 52 6 65, ये भी कट रहा है। ठीक है, ये कट रहा है क्या? ये 13 एकम 13 19, 13 एकम 13 5 कितने बच गए? 65, ये भी कट रहा है। तो मतलब 13 से सारे ही कट रहे हैं। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। नहीं, मैंने आपको बता दिया कि दो नहीं है यहाँ पर, इवन संख्या। दो का मतलब इवन संख्या, सम संख्या नहीं है इसमें आगे, तो मतलब जो जीरो रहने वाला है वो केवल एक रहने वाला है। ये मेरे दिमाग में कैसे क्लिक करा? इसके लिए अपने को यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 60 है, सेम वही क्वेश्चन। तो एक वर्ष में साधारण ब्याज 30, फिर दूसरे वर्ष के लिए 30। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया? 63 हो गया, मतलब इस पर ब्याज और मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है? 3 रुपये। तो मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कैसे निकालेंगे? ब्याज लिख लो, एक वर्ष का 30 बराबर पी गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/30 गुणा टाइम कितना? एक वर्ष का। ठीक है, 30 को इधर ले जाओ, 30 को 30 से 900/3 बराबर पी, काट दो 300। कितना आ गया? ब्याज आ गया अपना एक वर्ष के लिए 300, मूलधन आ गया अपने पास 300। जब किसी संख्या को 798 से विभाजित किया जाता है तो शेष 45 बचता है। देखो कोई संख्या है, मान लो n। ठीक है, n संख्या में 798 से भाग कर रहे हैं अपने, किसी संख्या n है, इसको 798 से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल बच रहा है अपने पास कितना? 45। तो भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो अपने पास भागफल भी तो आएगा। अगर 798 को किसी संख्या n से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 45 बच रहा है, तो भागफल कुछ ना कुछ तो आएगा ना, भागफल। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मैं मान लू 2 को अपन 10 से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल तो 0 आ गया, 2 पंजे 10, लेकिन भागफल कुछ ना कुछ आया ना। तो इसी प्रकार से इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं n बराबर 798 मल्टीप्लाई क्यों प्लस 45। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। नंबर सिस्टम में इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे क्या बोल रहा है? यदि उस इसी संख्या को, मतलब इस संख्या को 21 से भाग देंगे, 21 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचने वाला है? तो क्या बचने वाला है? ये संख्या 21 से पूरी पूरी बार कट रही है, देखेंगे किसमें? केवल इसमें देखेंगे। केवल 45 में अपने को 21 का भाग देना है, तो 21 दूना 42, कितना बच गया? 3। तो शेषफल कितना बच गया? 3, बस। ठीक है, आया समझ में? क्यों? ये संख्या तो 21 से पूरी पूरी बार कट रही है, भाग दे के देख लो अब। 21 तिया त्रे, देखो इसमें अगर 21 का भाग देंगे अपन, 21 तिया 63, कितना बच गया? 6 1 8, तो कितनी बार? 8 बार पूरी पूरी बार जा रहा है। ये संख्या इससे कट रही है, कौन सी नहीं कट रही? ये वाली नहीं कट रही, तो जिससे नहीं कट रही ना, 21 दूना 42, कितना बच गया? 3, बस। ये जो ही शेषफल रहने वाला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में बोला जाए ना कि 798 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है उसमें ही केवल इसका भाग देना है। नेक्स्ट,
एक व्यक्ति एक निश्चित गति से अपनी कार से गंतव्य तक पैदल जाता है और वापस आता है। इस प्रकार उसे कुल पैदल गया और वापस आता है कार से, या कार से, यहाँ अपने को लिखना है कार से वापस आता है, कार से वापस आता है। तो इस प्रकार कुल कितना टाइम लगता है, 8 घंटे और 45 मिनट। ठीक है। और वह दोनों दिशाओं में कार से यात्रा करता है, मतलब जाने में भी आने में भी कार से यात्रा करता है, तो उसे 5 घंटे कम लगते हैं। तो 8 घंटे 45 मिनट में से 5 घंटे कम कर दो तो 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि अगर दोनों दिशाओं से कार से यात्रा करे, दोनों तरफ, दोनों तरफ, अरे टाइपिंग मिस्टेक है यार, दोनों तरफ पैदल यात्रा करता है तो उसे कितना समय लगेगा। तो दोनों तरफ पैदल यात्रा करवानी है, कैसे करेंगे, इसको 2 से गुणा कर दो एक बार आप, गुणा में 2। ठीक है। तो आप इसमें से ये घटा देंगे तो दोनों तरफ पैदल यात्रा आ जाएगी। तो ये कितना है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 16 घंटा, 16 हावर 90 मिनट। ठीक है। इसमें से आप ये घटा दो, कितना हो गया, 16 में से 3 गए तो 13 आवर, और 90 में से 45 मिनट गए तो 45 मिनट। यही अपने को पूछ रहा है। तो 13 घंटा 45 मिनट, ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। और अगर मैं और भी खतरनाक शॉर्ट ट्रिक बताऊं ना, तो आप 8 में को 5 से जोड़ दो, 8 घंटे 45 मिनट में 5 घंटे जोड़ दो तो 8 5 13, 13 घंटे 45 मिनट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए 18 5 81 और 90 से पूर्णतः विभाजित है। किसी एक संख्या को उठा लो, 5 को उठा लो, 5 को ले हो, देखो आप ऐसी संख्या उठाओ जो आपको बहुत इजी लगती है। अपन ने 5 उठा लिया तो 5 का भाग देखो कौन सी संख्या में 5 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें भी 5 का भाग नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। 5 का भाग जाने के लिए या तो संख्या के लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 0 इसमें भी नहीं है, 5 दोनों में 0 और 5 नहीं है, तो बच गई 2। ठीक है। अब देखो इसमें कोई फिर दूसरी संख्या उठा लो, कि क्यों क्यों उठाएंगे दूसरी संख्या, क्योंकि अपने पास 2 ऑप्शन बच गए, 2 तो एलिमिनेट कर दिए, 2 बच गए। अब ये संख्या उठा लो, इसमें क्या आ रहा है, 9 गुणा 2 आ रहा है। तो ऑप्शन में जाओ कि कौन सी में संख्या में 9 और 2 आ रहा है, इसमें भी 9 से भाग जा रहा है, इसमें भी 9 से जा रहा है। ठीक है। तो अपने को इस प्रकार का क्वेश्चन अब अपने से सोल्व नहीं हुआ। यहाँ से जो शॉर्ट ट्रिक लगाई ना अपन ने, सीधा जाने की ऑप्शन से ट्रिक लगाई, ऑप्शन ट्रिक लगाई, वो तो हुई नहीं अपने को। तो अपन करना क्या है, एलसीएम लेना है इसका, इसका ले लो अपन एलसीएम। तो बड़ी वाली संख्या उठा लो 90, 90 को 9 गुणा 10 लिख सकते हैं। ठीक है। ये ले लिया, हटाओ इसको, कौन इस पे आ जाओ, 9 दूनी 18, इसमें 9 इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 2, 9 आ रहा है, 10 में 2 आ रहा है तो 5 लिख लो, इसको भी हटा दो, 5 का 5 आ गया। ठीक है। 81, 81 में 81 को 9 गुणा 9 लिख सकते हैं, तो इससे 9 गुणा 9 तो आ रहा है, 9 से एक बारी और मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 नाम 81 गुणा 5 दूनी 50। ठीक है। 0 5 8 5 40, 0 5 8 5 40। कहीं गलत कर दिया क्या अपन ने, 1 मिनट दोबारा देख लेते हैं, अगर गलत हो गया हो तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, अगर गलत हो गया हो तो। एलसीएम लेंगे अपन इसका, एलसीएम लेंगे, एलसीएम सबसे बड़ी संख्या उठा लेंगे 90, 90 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 10। ठीक है। इसको हटा दो, इसको क्या 9 गुणा 9 लिख सकते हैं, एक 9 है, एक 9 और ले आओ, इसको भी हटा दो। 5 इसमें है, इसमें 5 है ऑलरेडी है, इसको भी हटा दो। 18, 9 दूनी 18 भी है, तो अपने को आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 9 नाम 81 और 1 0 और उतार लो, 4 ऑप्शन। अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक रखने में गलती कर दी थी। नेक्स्ट, 2 संख्याओं का एलसीएम दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछ रही है, क्या करेंगे, 62 को 27 से गुणा करके 54 गुणा दूसरी संख्या लिख देंगे। 27 दूना 54, 2 का भाग इसमें करेंगे तो 81, दूसरी संख्या 81। इतनी जल्दी कैसे आया, इसकी इतनी जल्दी ये से आया कि अपने को पता है एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% और 80% की 2 क्रमिक छूट देकर 940
960.4 रुपये में बेचता है। यदि कोई छूट नहीं दी होती है तो 40% का लाभ होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य नहीं पूछ रहा, क्रम मूल्य पूछ रहा है, इसको हटा दो। विक्रय मूल्य तो अपने को पता है कि 960.40, क्रम मूल्य पूछ रहा है। देखो लिख लो, कॉस्ट प्राइस, एमआरपी और सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मान लो कि अपन मान लेते हैं कि 100 रुपए की वस्तु थी, 100x मान लो। अब उस पर 30% की छूट दे दिया तो कितनी हो गई, 70x की हो गई। 100x पर 30% की छूट देते कितनी हुई, 70x की हो गई। इस पर भी 80% की छूट दे दिया तो कितनी होगी, इसका 20%। 10 से 10, 10 से 10, 14x। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 14x। ठीक है, 100 रुपए की वस्तु पर दो छूट दे दी, 30% की, 80% की, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 14x हो गई। अब आगे क्या बोल रहा है, किसको बेच रहा है, इसकी वैल्यू दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 960.4। अभी इतना ही रख लो। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो 40% का लाभ होता, मतलब इस पर 40% का लाभ होता है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो 5 पे 2 का लाभ, मतलब 7 की वैल्यू 14x। किसकी वैल्यू है, 14x है 7 की वैल्यू। अपने को चाहिए कितने की, 5 की, तो 10x। यदि कोई छूट नहीं दी होती तो 40% का लाभ होता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू ये से लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 14x कितनी की वैल्यू है, 7x, 7 की। अपने को निकालनी कितनी है, 5 की। ठीक है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है 960.4/14x। निकालना क्या है, 10x। ठीक है, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। तो x से x कट गया, 10 से 10 कट गया, इसमें केवल अपने को 14 से भाग करना है। इसको अपने को केवल 14 से भाग करना है। 14 से भाग करो तो 84, कितना बच गया, 120 उतार लो। ठीक है, 14 × 112, कितना बच गया, 8 और 4, तो 4×4 = 84, 686। तो अपना कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 686। यही अपने को पूछ रहा है क्या, कहीं 686 कहीं नहीं है, ऑप्शन हटा दो। जो अपना कॉस्ट प्राइस आने वाला है वो आने वाला है 686 रुपये। देख लो एक बार, इसमें क्या करा है अपन ने एमआरपी मान लिया। एमआरपी कितना माना, 100x मान लिया। अब वो बोल क्या रहा है कि इस पर दो प्रकार की छूट दे दी, क्रमागत छूट दे दी 30% की और 80% की। तो 30% और 80% की दो क्रमागत छूट मिलने के बाद जो वैल्यू आ गई, सेलिंग प्राइस आ गया, वो कितना आ गया, 14x। 14x की वैल्यू दे रखी है 960.4। ठीक है, और क्या बोल रहा है, यदि कोई छूट नहीं दी होती, कोई छूट नहीं दी होती तो 40% का लाभ होता। ठीक है, अपन ने मिस्टेक कर दी, कैसे, छूट नहीं दी होती तो एमआरपी पे बेच रहा होता उसको। छूट नहीं दी होती तो एमआरपी पे बेच रहा होता, सेलिंग प्राइस नहीं होता। फिर उसका जो एमआरपी है वही उसका सेलिंग प्राइस होने वाला था। अपन ने कर दी गलती। एमआरपी कितना माना था अपन ने, 100x माना था। ठीक है, और सेलिंग प्राइस आया कितना था, 14x। इसकी वैल्यू कितनी थी, 960.4। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस, तो छूट नहीं दी होती, ये एक है, छूट नहीं दी होती, बेच रहा किस पे था, 100x पे। तो 100x पे कितना लाभ हो रहा है, 100x पे उसको 40% का, मतलब 140 की वैल्यू अपने को चाहिए। कॉस्ट प्राइस मतलब 100 की वैल्यू। ठीक है, तो 10 से 10 काट दो, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1000 x/14। अब आया अपने पास, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 960.4 की वैल्यू 14x की वैल्यू है, अपने को निकालनी किसकी है, 1000 x/14 की वैल्यू निकालनी है। दशमलव हटाओ, नीचे 10 लगा दो, 10 से 10 कट गया, x से x कट गया। ठीक है, 14 से काटो, कितना आया था, 686। 14 से काटने पर 686 आया था। इसको 14 से और काट लो, 14 चौकू 56। ठीक है, कितना बच गया, यहाँ बच गया 1 2 126, 14 नाम 126, 2 उतार लो, 4900, 4900 ऑप्शन नंबर 1। अपन ने मिस्टेक कर दी थी, अपन ने सीधा ध्यान नहीं दिया, अपन इसको सेलिंग प्राइस पे ले गए। ठीक है, नेक्स्ट, एक कैन में दो तरल पदार्थ पी और क्यू का मिश्रण 8:7 के अनुपात में मिश्रण का 5 लीटर निकाल लिया जाता है और कैन का शेष भाग क्यू से भर दिया जाता है।
तो पी और क्यू का अनुपात 2:3 हो जाता है। क्या पूछ रहा है? तो जो प्रारंभिक केन था उसमें तरल पदार्थ पी कितना था? कैसे करेंगे? देखो, कोई केन है, उसमें पी अनुपात क्यू कितना दे रखा है? 8:7। और बोल क्या रहा है कि इसमें से 5 लीटर अपन ने निकाल लिए। 5 लीटर निकाल लिए, निकालने पर जो अनुपात रहने वाला है वो भी 8:7 में ही रहने वाला है। 5 लीटर निकालो, 10 लीटर निकालो, अनुपात तो जिस अनुपात में था ना उसी अनुपात में रहने वाला है। फिर क्या बोल रहा है कि इसको क्यू से भर दिया। इसमें पी से छेड़खानी नहीं करी गई है, केवल जितना निकाला ना उतना क्यू भर दिया कि इसमें 5 लीटर क्या डाल दिया? क्यू पदार्थ डाल दिया, तरल पदार्थ क्यू डाल दिया, तो अनुपात 2:3 हो गया। ठीक है, क्यू से छेड़खानी नहीं करी है। क्यू पहले 8 था तो अभी भी 8 रहना चाहिए। 4 से गुणा कर दो इसको, तो ये 8 अनुपात ये 12। ठीक है, ऐड कितना हुआ? यूनिट में कितना हुआ? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर। तो यहाँ पहले कितना था? 8 7 15, 15 यूनिट बराबर 15 लीटर, तो ये कितना हो गया? 15 लीटर। 5 निकाला था तो 15 और 5 ये कितना हो गया? 20 लीटर। शुरुआत में 20 लीटर था, आपने को तरल पदार्थ पी चाहिए। पी कितना था? 8। टोटल कितने में से? 15 गुणा 20। ठीक है, 5 से काट दो ये 3, 5 से काट दो ये 4, 8 चौक 32/3 लीटर पदार्थ पी था शुरुआत में। 32/3 है क्या कहीं? ये रहा ऑप्शन नंबर 2। ये समझ में आया आपको कि 5 लीटर निकालने के बाद भी अनुपात 8:7 रहने वाला है। ठीक है, अपन ने कोई भी पेप्सी या कुछ भी बना लिया, चाय बना ली, उसमें डाल दिया अदरक वगैरह, कुछ भी अच्छी अच्छी चीजें, इलायची वगैरह डाल दी। ठीक है, अब उसमें से चाय बना ली अपन ने, इलायची वगैरह डाल डूल के उसमें से 1 कप निकाल लिया, तो उसका स्वाद रहने वाला वही तो रहने वाला, स्वाद थोड़ी बदल जाएगा। जो उसमें अदरक जो और काली मिर्च वगैरह अपन ने डाली, जिस अनुपात में डाली, 1 डाली 2 डाली, तो उसका स्वाद तो वही रहने वाला है, वो बदल नहीं जाएगा, वो थोड़ी बदल जाएगा। तो इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट वही यहाँ लग रहा है कि अपन ने 5 लीटर निकालने के बाद भी अनुपात तो वही रहने वाला है, 8:7 ही। कितना ही निकालो, मान लो ये 20 लीटर था, 19 लीटर निकाल दो, 1 लीटर बच गया, उसमें भी अनुपात तो रहने वाला वही है, 8:7। नेक्स्ट, पेट्रोल की कीमत में 60% की वृद्धि हुई। 100 रुपये, मान लो 100 एक्स का को पेट्रोल आ रहा था पहले, 60% की वृद्धि होने के बाद 160 एक्स का हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर केवल जो खर्च है वो 28% बढ़े। तो खर्च कितना बढ़े? केवल इसका 28% बढ़े, मतलब 128 एक्स ही होना चाहिए। कितने परसेंट की कमी करें अपन इसमें? 160 में 128 लाने के लिए कितने परसेंट की कमी करें? तो 32 एक्स की कमी हो गई। कितने पे? 160 पे। 160 एक्स पे गुणा पे 100, परसेंटेज में पूछ रहा है इसलिए परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। एक्स से एक्स गया, जीरो से जीरो गया, 32 में 16 का भाग देंगे तो ये 2 बार गया, तो आया कितना? 20%। तो 20% की अपने को कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन गलत है, 20% कर लेना कहीं। ऑप्शन क्या आने वाला है? 20% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक दूध विक्रेता के पास 40 लीटर घोल है जिसमें से 40% दूध है, इसमें कितने लीटर शुद्ध पानी मिला है? देखो, टोटल जो मिश्रण है अपने पास, घोल है, वो कितना है? 40 लीटर है। अब क्या बोल रहा है कि 40 पर, इसमें से 40% दूध है, तो दूध, मिल्क और ये वाटर, तो 40 का 40% कितना हो गया? 16। ठीक है, तो बच गया कितना? टोटल 40 था तो 24 वाटर बच गया, पानी बच गया। अब इस कितने पानी मिलाए, इसमें कितना पानी ऐड करे कि जो परिणामी मिश्रण है वो 25% दूध वाला घोल बन जाए। 25% का मतलब 1/4। तो दूध कितना है? 1। और पानी कितना है? 4 में से 1 दूध है, तो पानी कितना हो गया? 3। तो देखो, इसमें केवल पानी मिला रहे हैं, दूध जैसा था वैसा का वैसा, मतलब पहले 16 था, अब भी दूध 16 ही रहना चाहिए, तो 16 से गुणा कर दो, तो ये दूध 16 और ये 48। पानी कितना हो गया? 48 लीटर। तो मिलाया कितना अपना है? 24 लीटर। यही पूछ रहा है कि आपने पानी कितना मिला दिया। ऑप्शन नंबर 4, 24 लीटर अपन ने पानी ऐड कर दिया। आया समझ में? एक बार देख लो।
इसमें कुछ नहीं है, पहले घोल दे रखा है अपने को, मिश्रण दे रखा है कि मिश्रण कितना है 40 लीटर है, तो 40 लीटर में से क्या बोल रहा है कि 40% दूध है, तो दूध कितना हो गया 16, पानी कितना हो गया 24। अब बोल रहा है कितना पानी मिलाए कि जो मिश्रण है उसमें 25% दूध हो जाए, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न क्या हो गई 1/4। ठीक है, अब 4 में से एक दूध है तो पानी कितना हो गया 3। अब बोल रहा है कि केवल पानी मिला रहा है, दूध से किस प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई है, तो दूध पहले 16 लीटर था तो अब भी 16 लीटर होना चाहिए, तो 16 करने के लिए दोनों तरफ 16 से गुणा कर लो, तो ये 16 हो गया, ये 48 हो गया, पानी मिल गया कितना 24 लीटर। यही अपने को पूछ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, एक अपने को तालिका दे रखी है, तालिका में प्लास्टिक के बल्ले का परसेंटेज दे रखा है और लकड़ी के बल्लों का x अनुपात y के अनुपात में अनुपात दे रखा है, और कंपनियां दे रखी है ABCDEF। ठीक है, अपने को पूछ रहा है कि कंपनी सी द्वारा निर्मित ब्रांड वाई वाले लकड़ी के बल्लों और कंपनी ए और एफ द्वारा निर्मित कंपनी लकड़ी के बल्लों की कुल संख्या का अनुपात। देखो पहले क्या बोल रहे हैं, कंपनी सी द्वारा निर्मित वाई ब्रांड वाले लकड़ी के बल्लों, और यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रत्येक कंपनी 25,000 बल्लों का निर्माण करती है। पहला बोल रहा है कंपनी सी द्वारा निकालेंगे अपन, टोटल बल्ले कितने 25,000। ठीक है, टोटल बल्ले हो गए 25,000, और पूछ रहे हैं लकड़ी के बल्लों से मतलब है अपने को दोनों ओर, यहाँ भी लकड़ी के बल्ले पूछ रहा है और यहाँ भी लकड़ी के बल्ले, तो प्लास्टिक के बल्ले से अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपने को कैलकुलेशन करने के लिए इसका यूज होने वाला है। कंपनी सी, ये रही कंपनी सी, इसमें बल्ले 45% प्लास्टिक के बल्ले हैं, तो लकड़ी के बल्ले कितने हो जाएंगे 55%, तो 25,000 का 55%। ठीक है, और कंपनी सी द्वारा ब्रांड चाहिए अपने को, एक्स वाली ब्रांड चाहिए, इसमें एक्स ब्रांड देखनी है, तो एक्स ब्रांड कितनी है 6, टोटल कितना है 25, तो इसका 6/25 ले लो आप। ये कंपनी सी द्वारा निर्मित एक्स ब्रांड के बल्लों की संख्या ये आ गई। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, कंपनी ए और एफ द्वारा, अब दोनों का ले लो, ए और एफ है, एफ ले लो, एफ द्वारा निर्मित लकड़ी के बल्लों की कुल संख्या, ए का टोटल कितने 25,000 बल्ले निर्माण कर रहा है, प्लास्टिक के 55% है, तो लकड़ी के कितने हो गए 45%, तो 45/100। ठीक है, प्लस कम एफ द्वारा, एफ ये रहा, टोटल 25,000, वही 25,000 गुणा में एफ द्वारा प्लास्टिक के 40% है, तो लकड़ी के कितने बच गए 60%, तो 25,000 का 60% लेना है अपने को। और क्या करना है, इन दोनों का रेशियो चाहिए, C/A+F, ये चाहिए। अब क्या करेंगे देखो, 25,000 यहाँ भी है, 25,000 इन दोनों में भी है, तो दोनों में कॉमन लेके 25, यहाँ 25,000 कॉमन आ जाएगा, तो 25,000 से 25,000 कट गया, यहाँ से कॉमन लेके 25,000 से 25,000 कट गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बच गया अपने पास 55 गुणा में 6/100 गुणा 25। ठीक है, यहाँ का बच गया, यहाँ 45 + 60, क्योंकि बेस में दोनों तरफ हर कितना है 100 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 100, ऊपर क्या 45 और 60 को जोड़ दो 105। ठीक है, 100 से 100 काट दो, यहाँ 5 से काट दो ये 5 बार, ये 5 से काट दो ये 11 बार। ठीक है, 11 को 6 से गुणा करोगे तो 66 है, इसको 5 से गुणा कर दो, 105 को 5 से गुणा कर दो 525। ठीक है, कहीं मिस्टेक कर दी क्या अपन ने, 66/525 आ रहा है, लगता है अपन ने कहीं मिस्टेक कर दी। ब्रांड वाई वाले, सॉरी यहाँ अपने को वाई 19 लेना था, 6 नहीं लेना था, यहाँ लेना था अपने को 19/25, यहाँ पर 19, तो 11 को 19 से गुणा करना है, तो कितना हो गया 209। अपने को वाई ब्रांड लेने थे, अपन ने एक्स ब्रांड ले लिया, ऑप्शन नंबर 4, 209/525। ठीक है, बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट, ठीक है, ये था अपना 9 दिसंबर 2024 का आरपीएफ एसआई का सेकंड शिफ्ट का पेपर। आपको किस प्रकार से लगा, जो अप्रोच थी वो किस प्रकार थी। देखो जो क्वेश्चन थे ना वो लगभग 95% वही क्वेश्चन थे जो प्रीवियस है, केवल डाटा चेंज कर रखा था, 2-3 क्वेश्चंस को है जो अलग से बना रखा है इसमें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।
थर्ड शिफ्ट के साथ, 9 दिसंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट के साथ। धन्यवाद।